राज्य सरकार प्रदेश में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर शराब बिक्री की तैयारी कर रही है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारी इस बारे में तैयारी करने के लिए छत्तीसगढ़ का दौरा भी कर चुके हैं। तैयारी इस बात की है कि सरकार अब स्वयं शराब की बिक्री को अपने हाथों में लेगी। लेकिन आंकड़ों की नज़र से देखें तो झारखंड में जब भी सरकार ने शराब बिक्री को अपने हाथों में लिया है, इसके परिणाम निराशाजनक रहे हैं। एक तो राज्य सरकार को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा है, तो दूसरी तरफ सरकार को राजस्व का घाटा भी सहना पड़ा है। पूर्व की रघुवर दास सरकार की ही बात करें तो सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में शराब बिक्री का जिम्मा अपने हाथों में लिया था, लेकिन जबरदस्त राजस्व क्षति के बाद सरकार को वित्तीय वर्ष 19-20 में ही इस फैसले को वापस लेना पड़ा। लेकिन अब हालात बदले हैं। पहले जो सरकार में थे अब विपक्ष में हैं। अब बीजेपी इस मुद्दे को इससे जोड़ रही है कि जिंदगी भर शराब का विरोध करने वाले गुरुजी की पार्टी सरकार अब शराब बेचेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके राजनीतिक विरासत जिनके माध्यम से मिली है, वैसे इस राज्य के अधिकांश आबादी के प्रिय आदरणीय गुरुजी, वो लगातार, मैं तो छोटा था उस समय से, वो शराब के लेकर के विरोध में राज्य की जनता को जागरूक कर रहे थे। विशेष करके जनजातीय समाज को, जो शोषित समाज है, उसको जागरूक कर रहे थे। लेकिन आज उनकी बहुमत की जब सरकार आई तो सरकार ही शराब भिजवा रही है। इसीलिए उनके दल के भी जो उस समय के जो झारखंड आंदोलनकारी जो प्रमुख नेता थे, वो इस बात पर आपत्ति कर रहे हैं कि यह शराब गुरु जी के रहते कम से कम शराब नहीं बिकनी चाहिए और सरकार शराब बिकवाने की नीति से वापस ले, यही विचार उन्होंने कहा। कहीं ना कहीं जैसे पिछले बार भी सरकार ने शराब की बिक्री की थी, तो सरकार जब शराब की बिक्री करती है, राजस्व की हानि भी सामने आती है। नहीं तो ये तो बड़ा नेटवर्क है और निश्चित रूप से सरकार को विचार करना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 17-18 में जब तत्कालीन सरकार ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर शराब बिक्री का जिम्मा अपने हाथों में लिया था, तब राज्य सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को राजस्व मद में मात्र 441 करोड़ रुपए ही मिले थे, जबकि उससे पहले के वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 16-17 में सरकार को इस मद में 962 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। यही नहीं, वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्व आंशिक रूप से बढ़कर 1083 करोड़ रुपए हुआ, जो लक्ष्य से पिछले ही साबित हुआ। इसके बाद राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 19-20 में शराब की बिक्री का छत्तीसगढ़ मॉडल रद्द करते हुए एक बार फिर शराब के व्यवसाय को निजी हाथों में सौंपा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 19-20 में राजस्व बढ़कर 2009 करोड़ रुपए हो गया। इसके अगले वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 में यह राजस्व 1821 करोड़ रहा। हालांकि गत वर्ष के मुकाबले यह आंकड़ा थोड़ा कम जरूर था, लेकिन कोरोना काल में बंदी और लॉकडाउन के मद्देनजर यह आंकड़ा राजस्व संग्रह के लिहाजे से संतोषप्रद रहा था। ऐसे हालात में जब जेएमएम के लिए राजनीतिक तौर पर इस निर्णय को पचा पाना कठिन हो रहा था, कम से कम पार्टी का बयान तो यही बता रहा है। देखिए, रघुवर जी ने तो खुद ही शराब बेचने का काम किया। अब तो हेमंत सोरेन है ना। नहीं, जो काम उन्होंने किया था उसके प्रति उनकी जवाबदेही क्या है, ये तो उनको बताना पड़ेगा। और जो अभी और सिद्धांत हम लोग के पार्टी के संविधान में भी कि हम शराब के खिलाफ है, हम शराबबंदी चाहते हैं, पूर्ण शराबबंदी। लेकिन जो राजस्व का जहां तक मामला आया था, आज आप देखिए पैरेलल इकोनॉमी बिहार में चल रही है शराबबंदी के नाम पर। वहां दो इकोनॉमी चलती है, एक शराबबंदी की इकोनॉमी है और एक राज्य सरकार की इकोनॉमी। और बाकी बताइए किस स्टेट में, इवन गुजरात में जो बापू का धाम है, वहां पर भी शराब बेची जाती है परमिट पर। लागू करो। पार्टी हमेशा से पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में। आज उनके जन्मदिन है, विशेषकर इसलिए नहीं, सैद्धांतिक तौर पे हम शराबबंदी के पक्ष में। पत्र वगैरह भी लिखेंगे, सरकार है, आप कब कर रहे हो? पत्र लिखेंगे मुख्यमंत्री को या मिलेंगे ऐसा? आप लोग कहेंगे तो मैं क्यों कहूँगा, ये तो गुरुजी कहते रहे। गुरुजी
गुरुजी कह रहे हैं तो उस बात को भी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता होने के कारण मैं भी उसी बात को दोहरा रहा हूं। जाहिर है शराब बेचने के मामले में वर्तमान जो तैयारी चल रही है, यदि राज्य सरकार उसे अमली जामा पहनाती है तो जहां एक बार फिर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के राजस्व में कमी आ सकती है, वहीं राजनीतिक रूप से भी जेएमएम को परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि विपक्ष लोबिन हेम्ब्रम जैसे जेएमएम के कद्दावर नेता विधानसभा में सरकार की इस नीति का विरोध कर चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार नई नीति को लेकर अंतिम तौर पर क्या फैसला लेती है। नई शराब नीति को लेकर हेमंत सोरेन के सामने दो तरह की प्रमुख परेशानी है। पहली परेशानी बतौर मुख्यमंत्री है, जिसमें राज्य की जनता को आखिर वो कैसे समझा पाएंगे कि उनकी सरकार ने वही निर्णय लिया जो पूर्व में घाटे का सौदा रहा है। दूसरी परेशानी जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में है कि आखिर वो अपने वोटरों को कैसे समझा पाएंगे कि गुरुजी की सरकार खुद शराब बेच रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर इन दोनों परेशानियों से निपटते हुए सरकार नई शराब नीति को आखिरकार कैसे लागू करती है। न्यूज़ विंग के लिए रांची में कैमरामैन दीपक के साथ मधुकर आनंद। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.